प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें इस प्रकार से हैं। 2023 मोटा अनाज वर्ष रहेगा। रबी 2021-22 में देश के 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद होगी। आने वाले समय में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा और पोषण युक्त खेती करने के लिए ड्रोन का भी उपयोग होगा। और आइए अब बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, मशरूम की खेती करके आप आमदनी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बजट 2022 को बताया किसान हितैषी। कृषि संस्थाओं को ड्रोन खरीदने के लिए दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। प्रदेश में किसानों को मिलेगा 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण और प्रदेश में गेहूं की खरीद को और सरल बनाएगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। संसद में पेश हुए बजट 2022 को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने किसान हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हुए ऐलान किसानों की आय बढ़ाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि संसद में पेश हुए बजट 2022 में हुए कई ऐलान किसानों की आय बढ़ाएंगे। यह बजट कृषि और किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों में जैविक कृषि के पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जाएगा। साथ ही किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाओं को देने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी पर काम करेगी, जिसमें कृषि भूमि के भू रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने जैसे कार्य किए जाएंगे। वहीं नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा, जो खेती से जुड़े होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से किसानों की जिंदगी आसान होगी। इससे किसानों को फसल बेचना, उसका पैसा लेना, एफपीओ के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मार्केटिंग सहित अन्य कृषि हितैषी योजनाओं की पहुंच आसानी से होगी। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों का उत्थान हो सकेगा। देश के कृषि संस्थानों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने ड्रोन खरीदी के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह 10 लाख रुपए कृषि संस्थानों को अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। एक आधिकारिक बयान में कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले में गुणवत्तापूर्ण खेती को बढ़ावा मिलेगा और ड्रोन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को किफ़ायती बनाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह धनराशि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन बनाने के खरीद के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। इससे किसानों को रोग आपदाओं और टिड्डी दल के हमलों जैसे कार्य में मदद मिलेगी। प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार मार्च 2022 तक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मार्च 2022 तक प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 16,181 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित हो चुका है। श्री आंजना ने कहा कि आने वाले समय में किसानों के फसली ऋण की राशि को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री आंजना ने कहा कि किसान बीमा से वंचित नहीं हों। ऐसा प्रावधान भी किया जाए कि किसान के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार को बीमित ऋण राशि और दुर्घटना बीमा की राशि बिना किसी परेशानी के समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रक्रिया में 5 वर्ष के उपरांत चुनाव कराने की बाध्यता को रखा जाए और डेयरी संस्थाओं के शेष चुनाव को भी चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। श्री आंजना ने कहा कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के संबंध में हिस्सा राशि को 5 लाख से घटाकर 3 लाख और मिनिमम सदस्य संख्या को 500 से घटाकर 300 किया जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में गेहूं की खरीद को और अधिक सरल बनाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने शासन सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कहा कि प्रदेश में आगामी रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए NIC से एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रय केंद्रों पर किसानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर समर्थन मूल्य पर भुगतान का कार्य सरलता से ऑनलाइन किया जा सकेगा। शासन सचिव ने कहा कि राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों से MSP पर गेहूं की खरीद को आसान और बाधा रहित बनाने के लिए कम से कम सूचनाएं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर पर कृषक के जन आधार कार्ड का नंबर अंकित करने पर स्वतः ही समस्त सूचनाएं संकलित हो जाएंगी। सूचना के आधार पर कृषक को क्रय केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन पर्ची जारी की जाएगी। इस पर्ची के आधार पर कृषक अपनी उपज को MSP पर सरलता से मंडी में बेच सकेंगे। साथ ही किसान को बैंक खाते में भुगतान भी 2 से 3 दिनों में सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में NIC के तकनीकी निदेशक ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण दिया। प्रारूप पर राजस्व विभाग, भू प्रबंधन विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राजफेड और तिलहम संघ के प्रतिनिधियों ने विस्तृत चर्चा कर सुझाव दिए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खेती से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी देते हैं, चाहे बात पशुपालन की हो, मधुमक्खी पालन की हो, मछली पालन की हो या अन्य किसी कृषि व्यवसाय की हो। और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, किसान भाई की आमदनी किस प्रकार से बढ़ाई जाए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मशरूम उत्पादन की। मशरूम की खेती करके हमारा किसान भाई किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं भीलवाड़ा के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ललित छाता जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ये व्यवसाय नया है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ के किसान भाई इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसकी शुरुआत वो कैसे करें? ज़्यादा संसाधन नहीं चाहिए। एक 10 बाई 15 का या 15 बाई 18 का कच्चे खपरेल का या पक्का मकान या कमरा, जिसमें वो सिंपल बांस की चलनियों से या सिंपल तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा
संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। संसाधन जो मुख्य रूप से इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं वो है जिसको बोलते हैं पुआल या भूसा। और भूसा हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, विशेषकर गेहूं का भूसा, जौ का भूसा, या अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हमारे यहाँ चावल का होता है। तो ये भूसा क्योंकि जब फसल कटाई के उपरांत कई बार किसान भाई खेतों में छोड़ के आते हैं तो उस भूसे को हम प्रयोग में ले सकते हैं और उसमें स्पेशली ऑयस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम का उत्पादन करके हम लोग हमारी मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि सीमित संसाधनों से मशरूम की खेती की जा सकती है। हमारे प्रदेश का वातावरण कैसा है और यहाँ के किसान भाई किस प्रकार से इसकी खेती कर रहे हैं? हमारे राजस्थान प्रदेश में साल में कम से कम 9-10 महीने हम मशरूम की खेती कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, जिसमें कोई बिना कोई अन्य साधन प्रयोग में लाए हुए हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं। विशेषकर जुलाई माह से लगा करके फरवरी मार्च के अंत तक हम लोग इसकी प्राकृतिक वातावरण में खेती कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि हमारा राजस्थान प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हर तरीका मौसम यहाँ पे पाया जाता है, सर्दी, गर्मी और बरसात। और अत्यधिक गर्मी की मई जून के महीनों को छोड़ करके हम इसको 9 से 10 माह तक इसका उत्पादन कर सकते हैं और ये हमारे राजस्थान के किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और जब खेती का मुख्य खेती के जो महीने हैं उनके अलावा अगर किसान भाई इसको करते हैं तो उससे उनको आर्थिक रूप से काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकता है। जैसा हम जानते हैं यह एक नया व्यवसाय है, तो हमारे किसान भाई इसके लिए प्रशिक्षण किस प्रकार से ले सकते हैं और राजस्थान में किन किन केंद्रों पर इसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है? राजस्थान में हमारे यहाँ पे ये मशरूम एक नया नवाचार के रूप में या नई खेती के रूप में हम इसको मान सकते हैं और इसके लिए हमारे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत पौध व्याधि विभाग में हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मशरूम पे एक परियोजना चल रही है और वहाँ पे हमारे राजस्थान कृषि महाविद्यालय में इस पे निरंतर हमारे जो युवा और पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है और 3 से 4 दिन के प्रशिक्षण वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। बहुत कम रुपए में वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गापुरा में भी हमारे यहाँ पे मशरूम पे प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जयपुर और उदयपुर इसके 2 प्रमुख सेंटर हैं, प्रमुख केंद्र, जहाँ पे ये हम मशरूम के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा हम जानते हैं इसकी खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपयुक्त वातावरण और इसका आधारभूत ढांचा, तो इसके बारे में बताएं। आधारभूत ढांचे के लिए इसमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मुख्य रूप से इसमें जौ का या गेहूं का भूसा और स्पान, जिसको हम बीज कहते हैं मशरूम का, वो 2 प्रमुख इसमें इनपुट है। और तीसरा इसमें बहुत कम मात्रा में कुछ रसायन चाहिए जो आसानी से हमारी खाद बीज की दवाओं की दुकानों पे उपलब्ध है। तो ये बहुत कम लागत में शुरू करने वाला व्यवसाय है जिससे हमारे किसान भाई इसको घरेलू तौर पे और निजी तौर पे शुरू कर करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये बहुत कम मात्रा में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारे किसान भाई इसमें बहुत कम लागत में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं? 4 प्रकार की प्रमुख रूप से उगाई जाती है हमारे यहाँ पे। पहली बटन मशरूम, दूसरी ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम जिसको बोलते हैं, तीसरी मिल्की मशरूम। हमारे राजस्थान के पर्यावरण, राजस्थान के वातावरण के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे ढींगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। और ये मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूँ हमारे किसान भाइयों से कि मेरा जो PhD का जो अनुसंधान था तो मैंने वहाँ पे इस पे ये पाया कि भीलवाड़ा कंडीशन में, भीलवाड़ा ज़िले में जहाँ मैंने ये अनुसंधान किया वहाँ पे ऑयस्टर मशरूम की जो प्लूरोटस फ्लोरिडा और प्लूरोटस सेजर काजू, ये 2 प्रजातियाँ काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और विशेषकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह इसके लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण पाया गया जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन हमको मिला। वहीं आपके मई जून का महीना इस मामले में या इस
के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होने से हमको उसके लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ते हैं, ताकि वहाँ पे देखिए किसान भाइयों में इसमें एक विशेष निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इसमें नमी और तापमान का संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 80 से 90% नमी और 25 से 26 डिग्री तापमान अगर हम मेंटेन करते हैं या संधारण करते हैं तो उसमें मशरूम का उत्पादन उतना ही अच्छा होता है। अगर इन दोनों कारकों में जरा भी विचलन होता है तो उसके उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो अतः हमको टेम्परेचर, तापमान और नमी पे विशेष ध्यान रखते हुए इसमें जो मशरूम हाउस होता है उस पर इन दोनों कारकों को नियंत्रित अवस्था में करने के लिए हम गर्मी में कूलर लगा सकते हैं, जिससे वातावरण में नमी पैदा हो जाए और साथ साथ में तापमान भी नियंत्रित अवस्था में होता रहे। इससे हमको अच्छी उपज प्राप्त होती है। जहाँ तक मेरे अनुसंधान के निष्कर्षों में मैंने पाया कि भीलवाड़ा में अक्टूबर का माह सबसे अच्छा उपयुक्त समय था, जब इसके उत्पादन की हमको अच्छी उत्पादन मिला इसका ऑयस्टर मशरूम का। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को मशरूम की खेती के बारे में तो भरपूर जानकारी दे दी। खेती करने के बाद में जब मशरूम का उत्पादन होता है तो हमारे किसान भाई इसकी मार्केटिंग या विपणन किस प्रकार से करें कि इनको अच्छा मुनाफा मिले? मशरूम उत्पादन के उपरांत विपणन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, और उसके लिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि विशेषकर जो बड़े शहर हैं, जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, यहाँ पे जहाँ पर्यटकों की आवागमन ज़्यादा होता है और पर्यटकों का निरंतर आवागमन रहता है, वहाँ पे बड़े बड़े होटलों में और अच्छी होटलों में इसकी मांग निरंतर बनी रहती है। फ्रेश या ताज़ा मशरूम उन होटलों में मंगाते हैं व्यापारी लोग, और हम लोग उसको फ्रेश मशरूम को भी सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में अगर मशरूम का उत्पादन होता है तो हम इसको सूरज की रोशनी में, सनलाइट में इसको सूखा करके, ड्राई बना करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और बाद में इसी ड्राई मशरूम को हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं या दवा निर्माता है, इसको अच्छी कीमत पर खरीद सकते हैं। इस प्रकार मशरूम का हम दैनिक भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी प्रोटीन की आवश्यकता के लिए इसमें कई प्रकार के ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं, जिससे हमारा जो साधारण आदमी भी इसका प्रयोग करता है तो उसको इसका फ़ायदा होता है। और ज़्यादा मात्रा में यदि अगर मशरूम का उत्पादन हो जाए तो हम उसको सूखा करके उसका व्यावसायिक उपयोग दवा निर्माता कंपनियों को बेच करके कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे विपणन की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर छाता जी ने आज हमें मशरूम उत्पादन के ऊपर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में पधारे और किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। किसान साथियों, आज आपको मशरूम उत्पादन पर जो जानकारी दी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई सुझाव और समस्याएं आपके हों तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।